लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। आज का डिस्कशन कुछ ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हुई हैं, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जिसमें एचडीएफसी बैंक वाले न्यूज़ भी कवर करूंगा। अचानक से सडनली मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या हो गया कि कल रात से ही सेलिंग प्रेशर बहुत शार्प देखने को मिल गया, तो वो भी सब डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। न्यूज़ वगैरह जान के जरूर रखिए, एटलीस्ट आपको आइडिया रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है। बाकी तो लाइव मार्केट में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जैसी रहती है वैसा हम डिस्कस करके प्ले कर लेते हैं। बट अगर आपको न्यूज़ फ्लोज वगैरह के बारे में नहीं पता रहेगा ना, तो आगे कहाँ क्या हो सकता है इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको नॉर्मल मीडिया या नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स वगैरह कहीं दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है ना, उनका इंटरेस्ट इसी में सर्व होता है कि कैसे ये प्रूव कर दिया जाए कि लकड़ी पे खाना बनाना ज़्यादा हेल्दी होता है, और कैसे उनको ये प्रूव कर दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम करेंगे आप तभी हिंदू खतरे में नहीं रहेगा, नहीं तो ऐसे तो खतरे में ही है। तो उनका ये एम रहता है। लेकिन आपको रियल न्यूज़ जान के इसलिए रखनी ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका लाइफ पे डे टू डे चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एचडीएफसी वाली न्यूज़ डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। कोई नेगेटिव स्पेकुलेशन पहले से मत करके रखिए, मैटर आपको समझाऊंगा, बाकी उसके बाद डिटेल में आप समझेंगे। और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको ये समझाऊंगा कि मिडिल ईस्ट में अचानक से क्या हो गया कि सडनली चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो चलिए पहले एचडीएफसी का डिटेल में न्यूज़ समझा दूँ। देखिए, कल क्या हुआ है कि उनके चेयरमैन साहब ने रिज़ाइन किया है। ठीक है, बेसिकली क्या है, वो अभी करंट मतलब क्या हुआ कि वो 2021 से इनके बोर्ड में थे। ठीक है, अतनु चक्रवर्ती जी 2021 से इनके बोर्ड में थे। और वो धीरे धीरे अपना पता नहीं उनका रोल जो भी रहा हो, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे प्लस नॉन परमानेंट चेयरमैन थे, तो कुछ रोल रहा होगा उनका। तो उन्होंने ये रिजाइन करते समय ये कहा है कि देर इज सम एथिकल कंसर्न विच डजंट अलाइन विथ हिज वैल्यू, एंड ये करके रिजाइन किया। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको, देखिए जूनियर लेवल पे ना एम्प्लॉयज रिजाइन करते हैं तब उनके लिए ये रहता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा है। टॉप मैनेजमेंट ये कह के रिजाइन नहीं करती, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही ऑर्डर देता है कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है। तो टॉप मैनेजमेंट ये बहाना मारे कि भाई चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं ऑल, उसको मार्केट बहुत सीरियसली लेता है। सेम चीज यही हुआ, राइट? तो देखिए, एथिकल कंसर्न एज इन क्या हो सकता है एथिकल कंसर्न? अच्छा, और कुछ अगर एचडीएफसी बैंक में अगर कंसर्न होगा ना, तो बाकी बैंक्स में भी वो सेम चीज होगा, क्योंकि मैक्सिमम बैंक्स का मोडस ऑपरेंडी सेम ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं चल रहा है। चैलेंज ये है कि टॉप लेवल वाला आदमी जो टॉप पे ही बैठा है टेक्निकली, वो ये कह के अगर रिजाइन कर दे ना, तो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो चूंकि इंडियन बैंक था, इंडिया में लिस्टेड था, इसलिए दो चार दिन में न्यूज़ को दबा दिया जाएगा। यही अगर यूएस में होता और वहाँ के किसी चेयरमैन ने रिज़ाइन किया होता, ठीक है, तो आप देखते कि क्या हिसाब किताब होता, और वो बैंक पता चलता आज ही 50% गिर गया होता। क्योंकि इतना टॉप लेवल का आदमी अगर कुछ बोल के रिज़ाइन कर रहा है तो मैटर इज ऑफ एक्चुअल कंसर्न। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है ऊपर में टॉप लेवल पर टसल हो, इंटरनल फाइटिंग्स हो, बहुत जगह होता है ये सब चीज़ें, इंडिया में ये कॉमन है। बट अगर कॉमन है तो सबके लिए है, सब में इश्यूज हैं। और लास्ट 5-6 साल से ना सारे बैंक्स ना एवरग्रीनिंग ऑफ लोन करके ही अपने बुक्स को अच्छा दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए ये उनका कंसर्न डेफिनेटली नहीं होगा, ये मेरा ही कंसर्न है। ये हमारे चेयरमैन जो रिजाइन किए हैं उनका कंसर्न नहीं होगा। बट ये मेरा पर्सनल कंसर्न है कि मोस्टली बैंक्स ना एवरग्रीनिंग ऑफ लोन करके ही अपना काम चला रहे हैं कि एनपीए नहीं दिखाना पड़े जैसे तैसे। ये कितना दिन तक सस्टेनेबल है ये देखना पड़ेगा। अभी भी जैसे अभी ये इश्यूज चल रहे हैं, अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे असर पड़ेगा इसका, तो अगर उसके कारण थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ, कुछ 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 इंडस्ट्रीज में दिक्कत आई, तो फिर से ही इनको वही कहानी करनी पड़ी, मोनोटोरियम दीजिए, एवरग्रीनिंग करिए, ये करिए वो करिए, फिर चालू हो जाएगा इनका। तो उसके कारण फिर से और दिक्कत बढ़ेगा ही। बुक्स में धीरे धीरे लोड ब्लोट होते जा रहा है, अपने आप फूलते जा रहा है चीज। कब इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि दिक्कत आ जाए, कोई किसी को कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, कोई उपाय भी नहीं है उसका, राइट?
तो मेरा बस यही कंसर्न है कि एवरग्रीनिंग बहुत ज़्यादा दिन तक ना रहे, बहुत ज़्यादा देर तक ना चले। और इन्फ्लेशन का कंसर्न ऐसे ही अभी आने ही वाला है। फिर इंटरेस्ट रेट अप साइकिल का, अच्छा कुछ दिन पहले एक जन ने कमेंट किया कि सर इंटरेस्ट रेट गिरे तो आपको दिक्कत होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो आपको दिक्कत होती है, कि इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बैंक्स को लॉस होते हैं। देखिए क्या होता है, हर चीज़ फंडामेंटल एंड टेक्निकल वे में दो चीज़ों में चलती हैं। जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो और उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमाई अच्छी रहती है, लोग हायर इंटरेस्ट रेट भी पे कर देते हैं। जब इकोनॉमिक कंडीशन एक्चुअल में खराब है, भले वो दिख रहा है कि 8% जीडीपी ग्रोथ है एंड ऑल दैट है, बट आपको भी पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, राइट? जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो और उस समय इंटरेस्ट रेट लोअर भी रहता है ना, तो दिक्कत ही होती है देने में। और अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही होती है तो इंटरेस्ट रेट लोअर नहीं किया जाता है। तो कहीं तो बैठे कॉन्सेस बैठेगा ना, नहीं बैठ रहा है, यही पे कंसर्न होता है। तो ये तो हुआ चलिए एचडीएफसी का न्यूज़। अब आते हैं हम सऊदी वाले न्यूज़ पे। ठीक है, सऊदी वाले न्यूज़ पे आते हैं। सऊदी वाला न्यूज़ के लिए मैं एक पॉइंट लेके चलूंगा। यानबू सिटी इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब मैं यानबू सिटी का आपको मैप दिखाता हूँ। चिंता मत करिए, सिटी का मैप नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको रियल इसका कंसर्न। ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है इनका इस बेल्ट में, जिसको आप रेड सी बोलते हैं। ये वाला रेड सी हो गया, यहाँ पे सुएज कैनल हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन हो गया। पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है ईरान ने। अब इस साइड के, क्योंकि इस साइड भी देखिए आपके इजिप्ट से थोड़ा बहुत ऑयल निकलता है, सऊदी से अच्छा खासा ऑयल निकलता है, यमन से ऑयल निकलता है, ये पूरा जो बेल्ट है। और यमन में भी ऑलरेडी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वाले लोग, जो कि ईरान का मदद भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी एक्टिव हैं, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस साइड का चैनल को ब्लॉक करें। बस फंस ये इसलिए जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जोन है ना, जियोबोती वाला, ठीक है, जियोबोती है, कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं मैं तो क्या ही कहूँ, बट जियोबोती वाला जो है वहाँ पे 8-10 कंट्रीज का मिलिट्री बेसिस है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ इधर नहीं कर पाते हैं, बट ये नहीं कर पाते हैं। ये तो कर लेगा, ये तो सबको अकेला पानी पिला के रखा है, तो ये कर लेगा। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है कि ईरान से दिक्कत है, क्योंकि वो गोदी मीडिया देख रहे हैं। ठीक है, कि वो गोदी मीडिया वाला न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, वहाँ पे वो गोदी में बैठ के नाच रहे हैं, कुछ दिन में वो चिल्लाएंगे ये भी कि लकड़ी पे खाना बनाओ। एकदम सही बात बोली है खान सर ने, कि ये ऐसे लोग हैं कि कुछ दिन में बताएंगे आपको कि लकड़ी पे खाना बनाने का फ़ायदा क्या होता था। 100 साल पहले इंडिया में लोग 100 साल इसलिए जीते थे क्योंकि वो लकड़ी पे खाना खाते थे, जबकि ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वाज लेस देन 40 years बिफोर ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। लोग बहुत जल्दी मर भी जाते थे, कुछ लोग जी जाते थे, सब नहीं जीते थे। वो सब नहीं बताएंगे सब। ठीक है, एनीवेज, तो अब ये वाले को भी अगर दिक्कत देते हैं ना, ये जोन को भी मान के, अच्छा प्लस ये जो चैनल है ना, ये सिर्फ ये चैनल आप समझिए ऑयल के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड इधर ही होता है और यूरोप जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही है। और इस जोन में अगर कुछ हुआ तो समझिए कि ईरान लिटरली पूरी दुनिया को चोक करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। अब काफ़ी लोग जो, मतलब पहले तो लोग यही बोलते थे ना कि इसराइल सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का दुश्मन है। अब वही मुस्लिम कंट्रीज सऊदी हो गए, यमन, ओमान, यूएई हो गए, कुवैत, ईरान, बहरीन, सब लग गए हैं ईरान को मारने के लिए। क्यों? अब नहीं आ रहा है कि इसराइल का सपोर्ट आप इंडायरेक्टली कर रहे हो। और इसराइल तो इंडिया का फादरलैंड है, क्योंकि मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो हम तो इसराइल के अगेंस्ट क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा, एक अभी आपको न्यूज़ बताता हूँ। ये 2% वाले लोग, बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान को डिस्काउंटेड ऑयल देगा। इंडिया का डिस्काउंटेड ऑयल खत्म हो चुका, क्योंकि हम चले गए ट्रम्प भाई साहब की गोदी में बैठने के लिए, राइट, और इसराइल में नाचने के लिए चले गए थे हमारे मोदी जी। तो
पाकिस्तान को अब रशिया डिस्काउंटेड ऑयल देगा, हमें नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब मोदी को बोला गया कि तुम नहीं खरीदोगे रशिया से, तो इन्होंने हाँ बोल दिया कि ठीक है भाई साहब, हम नहीं खरीदेंगे रशिया से। पाकिस्तान को क्यों नहीं यूएस ने मना किया? पाकिस्तान तो जीवन भर से यूएस का ही परे बैठा था। क्योंकि पाकिस्तान के किसी लीडर का नाम एप्स्टीन में नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे इनका भी नाम नहीं है। सिर्फ 5% ही रिलीज हुआ है अभी तक। और इनकी हरकतों के बारे में अगर ना स्पेकुलेट किया तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हरकतें ऐसी नहीं होती तो इतना अभी जो इंडिया झुका हुआ पड़ा हुआ है, किसी भी चीज़ में कुछ नहीं बोल पा रहा है, कोई इज्जत नहीं रख पा रहा है अपना, वो इनके फाइल्स ना आए बाहर इसीलिए है। पर ठीक है, चलिए। आह, यही है, यही है, यही है रंग रूप। मार्केट आज ऑलमोस्ट 23,000 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट लेवल क्या ओपन होता है, आप ही लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं क्या ही बताऊँ। चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, काफ़ी कुछ समझाऊंगा, काफ़ी कुछ अपने देखेंगे। हाँ, क्रिप्टो के पहले एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आऊँगा मैं इंडियन मार्केट के डिस्कशन पे। तो अच्छा, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक, कॉइन डिसेस का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए, मज़ा आएगा। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक करिए, ट्रेड करिए, मज़ा आएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है अभी कुछ दिनों से तो। और मैं लिटरली बताता हूँ, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। अभी 70,000 के आसपास चल रहा है, मेरा मानना ये है कि बाउंस देना चाहिए, बट वही कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए हमको। 70,500 का लेवल, इसके ऊपर निकलता है तो एक कंफर्मेशन देगा कि ये बुलिश हो जाएगा। सिमिलरली वही लेवल है 2200 का एथीरियम, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वहाँ से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे सकता है मार्केट। देखिए अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस रेंज में रहा, फिर 23,200 का लेवल तोड़ा, टूटते गया टूटते गया टूटते गया, फिर ये 23,000 22,950 तक भी गया है, 23,000 पे आके एवरेज क्लोजिंग दिया है। अभी टुवर्ड्स द एंड ये जो मूव आया भी ना, वो एक्सपायरी रेट शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी बैंक जो इतना गिरा, इसमें हमारे एच का कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब यही है कि भाई अब उनका इंटरनल मैटर, अब हम क्या करें। ठीक है, ये हो गया। डिस्कशन हमने क्या किया था, हमने डिस्कशन यही सब रेंजेस के किए थे कि ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा। और गिरे हैं मार्केट, उसके बाद भी गिरे हैं, और भी टूटे हैं, और टूटेंगे भी, आगे भी इसी तरह चलता रहेगा, कोई इसमें उपाय नहीं है। कल के लिए लेवल्स डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले निफ्टी के लॉन्ग टर्म लेवल्स को एक बार डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, सिल्वर गिरते गिरते 2,40,000 पे आ चुका है। कोई इंटरेस्टेड हो बाइंग वगैरह का, मतलब डेरिवेटिव में नहीं, फिजिकल में या ईटीएफ में, वो सब वाले कोई हों, गोल्ड एंड सिल्वर वाले, तो अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। क्योंकि आप कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, धीरे धीरे जो डिप मिलते हैं उनका फ़ायदा उठाइए। कब ये पता चला शाम को भी ये लेवल्स ना मिले, तो वो चीज़ हो गई, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखिएगा और अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा अपना। क्रूड थोड़ा सा बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट 8800 9200 इस रेंज के बाहर का ही देखिएगा। नेचुरल गैस का क्या ध्यान रखना है, 290 का लेवल, 290 के नीचे आता है तो दिक्कत देगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा खासा ही चल रहा है। चलिए एक बार निफ्टी के लॉन्ग टर्म लेवल से डिस्कस कर लेते हैं। हाई लाइंस डिलीट कर देते हैं। अभी तो ये लॉन्ग टर्म में लोएस्ट पॉइंट पे ही क्लोज हुआ है आके, तो इसमें तो और लॉन्ग टर्म में क्या ही घुसाऊं। एक बार वीकली कर लेते हैं इसको। वीकली में ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि कुछ दिन के पहले का जो लो था, जो कि 21,800 का ये लो है। ठीक है, और वीकली 200 डेमा भी वहीं पे आ रहा है, तो वही है 21,800 का जो जोन है ना, ये लेवल क्रूशियल रहेगा।
तो 21,800 वाला जो जोन है ये क्रूशियल रहेगा। लास्ट ईयर का लोएस्ट पॉइंट में भी यही लेवल होल्ड किया था, और अभी भी जो अप ट्रेंड लेने के पहले भी मार्केट यहीं पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो 21,800 वाला लेवल तो ठीक है, अगर होल्ड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर सीधा लेवल दिखाई देता है 20,200 का, और उसके बाद तो फिर 19,001 ले लीजिए, क्योंकि 18,000 तो नहीं आएगा ना, तो 19,000 के जस्ट ऊपर रह जाएगा, 18,000 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके लॉन्ग टर्म लेवल हुआ, ध्यान रखिएगा इन लेवल्स को। जिस तरह का ये फॉल है, अगर ये यहाँ तक कंटिन्यू हो गया 21,800 तक, तो बिना रिट्रेसमेंट के अगर हुआ तो यहाँ से एक बाउंस बनेगा, जो कि फिर वापस कहीं मिड पॉइंट पे जाके वहाँ से फिर सेल ऑफ है। और नहीं तो अगर ये यहीं पे कहीं रिट्रेस कर गया तो फिर थोड़ा सा प्रेशर लगा के फिर इसको डायरेक्टली तोड़ सकेगा, नहीं तो इस बार ये डायरेक्टली यहाँ आएगा तो थोड़ा सा एक बार के लिए बाउंस करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल्स है ना, तो थोड़ा सा वेट करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ध्यान रखिएगा। अब कल के लिए लेवल्स एक बार डिस्कस कर लें। तो कल के लिए लेवल्स क्या ही डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा क्या ही डिस्कस करना है। सिंपल सा 23,000 मार्केट एंड हुआ है, 23,960, 22,960, 22,960 के नीचे मार्केट निकलता है तो 22,880 फर्स्ट लेवल, 800 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, अपसाइड में 23,100 का लेवल ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो ही बुलिशनेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। निफ्टी बैंक में आते हैं। अब निफ्टी बैंक के भी एक बार लॉन्ग टर्म लेवल्स देख लें, पहले इनको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक के भी एक बार लॉन्ग टर्म लेवल देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में हमको वीकली नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेटा है, रिसेंट डेज में ही डेटा है, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर जोन था जहाँ से इसने पहले रेजिस्टेंस लिया था, फिर वहीं पे सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट मारा था बड़ा वाला। अब इसी जोन में ये खेल रहा है, विच इज़ 53,500 का, ठीक है। 53,500 का जोन होल्ड किए हुए, अगर 53,500 का जोन जिसके नीचे इसने आज क्लोजिंग करी है और ये इसी तरह से टिका रहा है यहाँ पे, तो 52,000 का तो जोन इजी है, बट इवेंचुअली ये 48 की तरफ भी बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट इसी तरह चलता रहे। बट वही है कि एक बार 50,000 भी आएगा, पहले 52 पे आके एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, फिर वहां से गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां तक पहले पहुंचे तो सही, पहुंचेगा तब देखेंगे कौन लेके जाएगा। बैंक निफ्टी लेके जाएगा, आईटी लेके जाएगा, और कौन लेके जाएगा। आईटी भी देखिए अपने कितने दिनों के लो पे चल रहा है, बट आईटी में वही 26,500 इवेंचुअल टारगेट है, वहाँ पे आए और फिर उसको भी तोड़ देता तो दिक्कत है, नहीं तो वहाँ पे रुक सकता है। फार्मा, उसमें भी वही है, वीकनेस का जोन है, लेकिन वो 19,000 के पास उसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। मेटल्स अकेले स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चल रहे हैं, बट ये इसका भी बॉटम 10,400 वगैरह के आसपास ही है। एफएमसीजी तो खत्म ही दिखता है चार्ट पे, मतलब 63-64 से ये गिरते गिरते यहाँ आगे लग रहा है कि इंडिया में लोग खाना पीना बंद करने वाले हैं, बट 44,000 के पहले ये भी नहीं रुकने वाला। तो हर सेक्टर में ही चैलेंज है, ऑटो का भी हाल खराब है, राइट। और अगर इस ऑटो को, इस पैटर्न को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जिस तरह का पैटर्न बना रहे हैं ना, अगर ये जोन को निकाल दिया, यानी कि 23,500 के नीचे चला गया ये किसी कारण से, तो ये 20,000 भी चला जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, डेंजरस है, रिस्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।